स्टूडेंट्स। बेटा हम आज ज्योग्राफी की सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी की जो सेकंड बुक है उसके अंदर देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है जनसंख्या। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है जनसंख्या का। तो इसके अंदर देखिए हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। इसके अंदर हमें जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संगठन, हम इन चारों टॉपिक के बारे में इसमें अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते चलते हैं। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है। टोटली क्या है, ये पॉपुलेशन से रिलेट करता है। पॉपुलेशन का जो वितरण है वो कैसा है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इसका संगठन किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो किसी भी देश के जो लोग होते हैं वो क्या है, उसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जिसे हम रिसोर्स बोलते हैं, संसाधन कहा जाता है। तो जितने भी संसाधन है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो क्या होते हैं, मानव होता है, यानी कि इंसान होता है। अगर इंसान नहीं होता इस धरती के ऊपर तो जितने भी संसाधन हैं वो सारे क्या है, यूजलेस हो जाते हैं, उन्हें यूज़ करने वाला कोई भी नहीं होता। तो इसलिए किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो उसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो इसके अंदर देखिए बेटा 2011 का सेंसस दिया गया है। इसमें देखिए आप लोग जो 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर देखिए पॉपुलेशन बताई गई है। तो 2011 के अकॉर्डिंग 2011 में हमारे देश की यानी कि भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़ थी। लेकिन जो रिसेंटली है, क्योंकि देखिए बेटा हर 10 साल के अंदर क्या है, सेंसस होता है, हर 10 साल में जनगणना, जिसे हिंदी में जनगणना बोला जाता है, वो होती है। तो जो अब इससे पहले 2011 के अंदर हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग 2021 में अब होनी थी, लेकिन क्या है कोविड की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, इसे स्टे कर दिया गया है। अब कोविड के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद हमारे देश का सेंसस होगा, जनगणना होगी। तो अब देखते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ी है, कितनी घटी है। तो ये अब जितने ये सेंसस, नया सेंसस नहीं आता है, इतने हम जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ही सारा डाटा करेंगे। तो 2011 में 121 करोड़ थी और रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ, रिसेंटली प्रेजेंट में अब हमारे देश की जनसंख्या 139 करोड़ हो गई है, 139 करोड़ हो गई है। और आगे देखते हैं कोविड के बाद क्या रहता है, कितनी जनसंख्या में कितना चेंज आता है। तो ये तो आप सभी को पता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो भारत है उसका पूरे वर्ल्ड के अंदर कितना है, दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। रिसेंटली चाइना की 144 करोड़ पॉपुलेशन है। उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है, हमारे भारत का आता है। हमारे भारत की जो जनसंख्या है देखिए बेटा क्या बताया गया इसमें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए, प्लस से मतलब है अगर इन तीनों की जनसंख्या को प्लस कर दिया जाए तो इन तीनों की पॉपुलेशन को मिलाकर हमारे किस मतलब इन तीनों की पॉपुलेशन प्लस इक्वल टू क्या आता है, इन तीनों के इक्वल कौन आता है, इंडिया। यानी कि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो इतने जो ये बड़े बड़े जो हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अगर इन तीनों की जनसंख्या को मिलाया जाए तो क्या है, हमारे भारत की जनसंख्या निकल कर आती है। मतलब उससे भी अधिक, मतलब इन तीनों का जो टोटल है उससे भी अधिक किसकी जनसंख्या आती है, हमारे भारत की जनसंख्या आती है। और जो भारत की जनसंख्या बेटा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं क्या है, ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय किस लिए है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही क्या है, देश के अंदर क्या होगी, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। तो ये सारे इसका जो ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं सबके ऊपर ही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या है, जो सीमित संसाधन है हमारे देश के अंदर क्या है, जितने भी संसाधन वो सीमित हैं, उसके ऊपर दबाव डालती है। सीमित से मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, जिस समय देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उस समय क्या है, ये सारे संसाधन इतने कम नहीं लगते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ये सारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो क्या है, कम पड़ते जा रहे हैं। और ये इससे क्या है, देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत सारी समस्याएँ उभर कर आ रही हैं। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत,
तो सबसे पहले देखिए जो जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत मतलब जो होता है हमारे देश के अंदर जो हर 10 साल के अंदर जो ये जनगणना होती है उसके द्वारा भारत की जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। लेकिन इससे क्या है मतलब ये पूरी नहीं हुई थी, ये बीच में ही अधूरी रह गई थी। और जो पूरी संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि इससे क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली जनगणना पूछी जाती है तो क्या बताओगे 1872 में हुई थी। बट अगर आपसे पहली संपूर्ण जनगणना, ध्यान दो बेटा इसमें क्या पूछा है, पहली जनगणना और पहली संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण वर्ड जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इससे पहले जो 1872 में जो जनगणना हुई थी वो अधूरी रह गई थी, वो किसी कारण से क्या है उसको बीच में ही रोक दिया गया था, तो इसलिए क्या है उसे अधूरी माना जाता है, वो पूरी जनगणना नहीं थी। तो पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 के अंदर संपन्न हुई थी, मतलब कंप्लीट हुई थी। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए बेटा जनसंख्या का वितरण, जो हमने 4 टॉपिक स्टार्टिंग में दिए गए हैं उसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है वितरण। वितरण होता है बेटा फैलाव। तो देखिए ये नेचुरल सी बात है, जहाँ पर लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी वहीं पर क्या है लोग धीरे धीरे करके आके बसना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे गांव के जो लोग हैं वो क्या है गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अब हर इंसान को अपना पेट भरने के लिए हर प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, और हर चीज़ की पूर्ति के लिए क्या है गांव में सारी फैसिलिटी नहीं होती हैं। तो उन सारी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए क्या है जो लोग हैं गांव के जो लोग हैं वो शहर की तरफ भागते हैं, वो शहर में जाते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं वहाँ पर, और वो वहाँ उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए क्या है वो वहीं पर जाकर बस जाते हैं। जैसे अब जो गाँव के लोग हैं उनके लिए क्या है, जैसे उनके आसपास के जो शहर हैं, जैसे अब रेवाड़ी का ही एग्जांपल ले लीजिए, रेवाड़ी के सराउंडिंग में जितने भी गांव आते हैं उन सभी के लिए रेवाड़ी क्या है बहुत बड़ा, मतलब उनके लिए क्या है बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा एरिया उनको लगता है। लेकिन अब जो रेवाड़ी वाले हैं वो क्या है गुड़गांव दिल्ली उनको बहुत अच्छा लगता है। अब जो गुड़गांव दिल्ली वाले हैं वो बॉम्बे की साइड में, मतलब जैसे जैसे क्या है ये रेशो बढ़ता जाता है, मतलब हर चीज़ क्या है जो बड़ी चीज़ है वो हमें अट्रैक्ट करती है। तो उसी प्रकार से जो गाँव के लोग हैं वो शहर की तरफ भागते हैं, जो शहर वाले लोग हैं वो नगर की तरफ, मतलब नगर से मतलब है शहर से और जो बड़े एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भागते हैं। मेट्रोपॉलिटिशियन जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जाते हैं, तो उनको क्या है वहाँ पर और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यही रीज़न है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो हर जगह एक समान नहीं है, असमान है। एक इस वर्ड को ध्यान में रखना बेटा, जो हमारे भारत के अंदर जनसंख्या का वितरण है वो आप इसे असम भी लिख सकते हो, असम, इसको अगर बोलने में कई बार क्या होता है असम बोला जाता है, या आप इसे असमान भी बोल सकते हो। असमान का मतलब होता है कि कहीं पर भी जनसंख्या जो है वो इक्वल नहीं है। कहीं पर तो क्या है बेटा जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, ओवर क्राउडेड हो रही है, ओवरफ्लो हो रहा है हर जगह, और कहीं पर क्या है बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है, वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है। एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जनसंख्या बहुत थोड़ी निवास करती है। तो भारत के अंदर हर जगह क्या है जो जनसंख्या वो असमान है, कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर जो जनसंख्या है वो इक्वल नहीं है। और जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? जनसंख्या ज़्यादा बेटा उसी एरिया में मिलती है जहाँ पर क्या है बहुत सारी उन्हें नेचुरल जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा होंगी वहीं पर क्या है जनसंख्या का वितरण भी ज़्यादा होगा। अब देखिए जैसे ये मैप के अंदर दिखाया गया जनसंख्या का वितरण, तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, जो डॉट डॉट हैं उसके अकॉर्डिंग एक बिंदु बता रखा है आपको, एक बिंदु की जो संख्या है वो कितने मतलब बहुत लोगों के बराबर। देखिए आप यहाँ पर देखिए ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, ये यूपी वाला एरिया, यूपी साइड के जो यूपी बिहार यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा, पश्चिमी बंगाल और कहीं कहीं एरियाज़ में तो क्या है बेटा बहुत ही कम जनसंख्या है। जैसे अब देखिए जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसमें देखिए कहीं कहीं डॉट दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से जो डॉट हैं वो क्या है किसको शो कर रहे हैं, वो जनसंख्या के वितरण को शो कर रहे हैं। अब हर देश की क्या है हर जगह बताया गया कि कहाँ पर कितने एरिया निवास करती है। तो देखिए इसके अंदर आप देखिए इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं, तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, तमिलनाडु, इन राज्यों को देखिए बेटा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन सारे एरियाज़ की जनसंख्या को मिलाकर पूरे इंडिया के अंदर इन सारे स्टेट्स के अंदर कितनी है 76% जो जनसंख्या वो सिर्फ इन स्टेट्स के अंदर ही आती है।
दूसरी ओर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 स्टेट ऐसे हैं बेटा जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या आती है। मतलब इन सारे स्टेट्स के अंदर तो क्या है, पूरे 100 में से 76%, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो इन्हीं राज्यों के अंदर है। और 3 राज्य ऐसे जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। इसमें जो जम्मू कश्मीर है ये तो अब यूटी हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स बच गए हैं वो सब किस में आते हैं, वो मीडियम में आते हैं। मतलब वहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। तो ये ऐसे अलग अलग उसके अंदर दिखाया गया है कि देखिए ये वर्ड आया असम या असमान, आप इसे असमान भी बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है वो असमान है। और ये किस वजह से है, ये कि इस वजह से ये कि जहाँ पर क्या है, जलवायु, इससे प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, जलवायु, जल की उपलब्धता, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं। या इसके अलावा जैसा अब देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है बेटा, एग्जाम्पल के लिए देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं, डेल्टाई क्षेत्र हैं, तटीय मैदान है, वहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या है, मतलब हिमालय, उत्तर पूर्वी पश्चिमी एरियाज़ के अपेक्षा उच्चतर है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो इन एरियाज़ में क्या है बेटा, यहाँ पर जलवायु बहुत अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा रहता है, पानी की पूरी पूर्ति होती है यहाँ पर। इसके अलावा रोज़गार भी बहुत ज़्यादा है, जैसा दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, इन सारे एरियाज़ के अंदर क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो क्या है, लोग अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से और वो उस तरफ ही जाकर निवास करने लग जाते हैं। तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर क्या है, ना पानी है, जैसा राजस्थान को देख लीजिए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसके अंदर जो जनसंख्या है वो काफ़ी कम है। तो क्योंकि राजस्थान में क्या है बेटा, वहाँ रेतीला रेगिस्तान एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चारों तरफ वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। तो इसमें सारा आपका अलग अलग डाटा दिया गया है कि किस एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो ये देखिए ये आपका सारा ये क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। आई बेटा समझ में, किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है और किसी एरिया के अंदर जनसंख्या बहुत ही कम होती है। और ये सारी चीज़ें क्या है कि किसकी वजह से, प्राकृतिक संसाधनों की वजह से ये वो सब हुआ है। जहाँ पर संसाधन की मतलब सुविधाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा होगी, जहाँ सुविधाएं कम होंगी वहाँ जनसंख्या भी कम होगी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया जनसंख्या वितरण। अब देखिए बेटा सेकेंड टॉपिक आता है, सेकेंड टॉपिक है जनसंख्या का घनत्व। सेकेंड टॉपिक में हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको समझो, जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो देखो बेटा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 2011 के अकॉर्डिंग आपकी बुक में देखिए क्या लैंग्वेज दी गई है, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग निवास करते हैं वो आपको इसके अंदर बताया गया है। तो जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 2011 के अकॉर्डिंग कितना था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते थे, 382 लोग रहते थे। ये किसका है, ये भारत का है। और हर स्टेट का अलग अलग दिया गया है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग है। अब देखिए ये इसके अंदर भी चेंजमेंट आया है, बहुत ज़्यादा इसमें भी परिवर्तन आया है। तो इसमें कई सालों का इसके अंदर बताया गया है। तो 1951 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 117, और 2000 में कितना हो गया सीधा 382, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। तो 50 वर्ष के अंदर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तेजी से क्या है इसके अंदर वृद्धि हुई है। आया समझ में। अब बाकी सभी एरियाज़ का अलग अलग दिया गया है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, कितना है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को अगर सर्वे करते तो वहाँ पे सिर्फ लोगों की संख्या कितनी मिलेगी, 17 लोगों की संख्या मिलेगी। लेकिन दिल्ली जैसे एरिया के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट है वो किसकी है, दिल्ली की है। कितनी है, 11,297।
कितनी है बेटा? 11,297। ये देखिए सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली क्या है बेटा? बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन उसके अंदर जनसंख्या मतलब ठूस ठूस कर भरी हुई है। जैसे हम किसी चीज़ के अंदर क्या है, जैसे बैलून में क्या है, हवा बहुत ज़्यादा, उसके अंदर क्या है, वो उसकी कैपेसिटी जितनी है वो उतना तो फैल जाएगा, बट उसके अंदर हम एक्स्ट्रा करेंगे तो क्या है, वो चीज़ फट जाएगी। तो सेम वही हाल यहाँ हो रहा है। यहाँ जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, मतलब हर जगह क्या है, चारों तरफ जहाँ देखो इसका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका दिल्ली का बताया गया है। उसी प्रकार से बिहार का है 1102, पश्चिम बंगाल का 1029, उत्तर प्रदेश 829 और तमिलनाडु केरल का 859, तमिलनाडु का 555। ये कब का डाटा है बेटा? 2011 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी के अंदर क्या है, मध्यम घनत्व पाया जाता है। मतलब यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। और इस जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, उसको छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो जनसंख्या घनत्व क्या पाया है? उच्चतम पाया गया है। जो जनसंख्या घनत्व है वो उच्च घनत्व वहाँ पर पाया गया है। ठीक है बेटा, ये था जनसंख्या का घनत्व। अब इसी में ही आगे देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया है, जनसंख्या का घनत्व समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए बेटा, ये जनसंख्या घनत्व 2011 के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैप दिखाया गया है। आगे आता है, ये था बेटा आपका जनसंख्या का घनत्व। सेकंड टॉपिक हमारा था जनसंख्या घनत्व। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जनसंख्या वृद्धि। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखिए जो थर्ड टॉपिक दिया गया है जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है। तो जनसंख्या वृद्धि के अंदर बेटा दो चीज़ें आती हैं जनसंख्या वृद्धि में, जन्म दर और मृत्यु दर। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है। कहने का अभिप्राय है बेटा कि वृद्धि को कैसे मापा जाता है कि उस पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो जन्म दर और मृत्यु दर का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है, उसमें जो परिवर्तन आता है वो जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। इसकी जो दर होती है उसे किसमें व्यक्त करते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर को किसमें व्यक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना किसमें? प्रतिशत में। इसको ऐसे प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, तो इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बेटा, जो जनसंख्या वृद्धि है उसके दो घटक बताए गए। कौन कौन से? प्राकृतिक, जिसे नेचुरल कहा गया है, फर्स्ट है प्राकृतिक घटक, और सेकंड आता है बेटा अभिप्रेरित घटक। सेकंड कौन सा है? अभिप्रेरित, या जिसे इंड्यूस्ड कहा गया है। तो जो प्राकृतिक जो वृद्धि है वो उसके अंदर जन्म और मृत्यु दोनों चीज़ें आती हैं, लेकिन जो अभिप्रेरित घटक है उसके अंदर अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती ये दो आते हैं। मैं आपको समझाती हूँ अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती क्या होता है। तो देखिए, वैसे तो आपकी चैप्टर के अंदर सिर्फ आपका क्या दिया गया है, नेचुरल जो है वो दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो अभिप्रेरित घटक है वो क्या है। अंतर्वर्ती क्या होता है बेटा? जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एरिया की जो जनसंख्या है वो कितनी है, वहाँ एक एरिया की जनसंख्या, छोटा सा कोई एरिया है उसकी 100 है, 100 है उसकी जनसंख्या, ठीक है। अब उस 100 के अंदर से जो मतलब कोई गांव है उसकी जो जनसंख्या की है वो कितनी है, 100 है। अब उस 100 के अंदर से 25 या लगा लीजिए 30 लोग ऐसे हैं क्या जो किसकी तरफ चले गए, शहर की तरफ चले गए। अब जिस शहर की जनसंख्या 150 थी, तो वहाँ पे क्या है, जब 30 लोग और आ गए तो उसकी कितनी हो गई, उस शहर की 180 हो गई। लेकिन जिस गांव में से लोग आए हैं वहाँ से क्या हुआ, वहाँ की जनसंख्या घट गई, तो वहाँ 100 में से कितने चले गए, 30 चले गए, तो वहाँ कितनी रह गई, 70। यानी कि इधर तो क्या हो गया, 70 हो गई, उधर कितनी हो गई, उधर कितनी थी पहले 150 थी और उसमें 30 और जुड़ गए तो 180 हो गई। तो यानी कि एक एरिया की तो कम हो रही है और एक एरिया की बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, वो अभिप्रेरित कहलाता है। यानी कि जब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास होता है तो वो क्या, अभिप्रेरित ना, किसी चीज़ से अभिप्रेरित होना, वो मतलब वो चीज़ उसे क्या अट्रैक्ट कर रही है। तो इस वजह से क्या है, कहीं पर जनसंख्या घटी है और कहीं पर बढ़ी है। वहाँ पर ये नहीं है किसी की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वहाँ पे सभी लोग जीवित ही हैं, लेकिन जीवित लोगों में ही क्या है, एक जगह पर क्या है जनसंख्या कम हुई है और एक जगह पर जनसंख्या बढ़ गई है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन कहलाता है। लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक वृद्धि के बारे में। प्राकृतिक में क्या चीज़ें आती है प्राकृतिक बेटा, इसमें जन्म दर और मृत्यु दर आते हैं। मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया है, कितने बच्चों की या कितने लोगों की डेथ हुई है, तो वो सारी क्या कहलाती हैं, वो प्राकृतिक वृद्धि के अंदर आती हैं।
तो जो भारत की जो जनसंख्या है इसके दोनों दशक में और दोनों में क्या क्या दशकीय है, दशकीय होता है 10 साल के अंदर, वार्षिक होता है 1 साल के अंदर। तो दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ही ऊंचे रहे हैं और समय के साथ ही क्या है लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो भारत की जनसंख्या है वो क्या है हर समय बढ़ रही है और जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है 1.64% है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जनसंख्या के दुगने होने का जो समय है वो क्या होता है। तो देखिए जनसंख्या के दुगने होने का जो समय है वो वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या में दुगना होने का समय कहलाता है। तो ये था बेटा जनसंख्या के दुगने होने का समय। ये इसका बेटा डाटा दिया गया है, पूरा एक कंप्लीट ये डाटा है। ये देखिए जनसंख्या वृद्धि है कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा जनसंख्या हुई है। अब देखिए इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि जो जनसंख्या का जो डाटा है यानी कि जो इस अवधि के अंदर जो वृद्धि हुई है उसे उसके अंदर 4 अवस्थाएं बताई गई। तो देखिए 4 अवस्थाओं में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट अवस्था आती है बेटा क्या नाम दिया गया है इसको, क्या अवस्था में देखिए क्या है, इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। तो सबसे जो पहला आता है 1901 से 1921 का आता है। 1901 से 1921 इस वृद्धि दर को क्या कहा गया था, वृद्धि की रुद्र अथवा स्थिर अवस्था कहा गया था। आपको ये ध्यान रखना है, इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1901 से 1921 का जो समय था उसे क्या कहा गया था, स्थिर अवस्था कहा गया था। स्थिर अवस्था मतलब यहाँ पर जो वृद्धि दर थी बहुत ही निम्न थी, मतलब बहुत कम थी। और यहाँ तक कि ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला बीच में देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए 1911 से 1921, 1911 से 1921 का जो समय था बेटा उसे क्या कहा गया था, उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि जो ऋणात्मक वृद्धि हुई थी वो कौन से समय के बीच में हुई थी। तो 1911 से 1921 के बीच के जो यानी कि हाँ इस समय में क्या हुआ था, जो जनसंख्या थी वो बिल्कुल घट गई थी, मतलब ऋणात्मक हो गई थी। तो इस समय के अंदर क्या था बेटा, जो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या थे, ऊंचे थे। मतलब जितने ही बच्चे पैदा हो रहे थे उतने ही उसके अंदर क्या उतने ही बच्चों की डेथ भी हो रही थी या बड़े लोगों की डेथ हो रही थी। तो जो रेशो था वो क्या बिल्कुल गिरता ही जा रहा था इसके अंदर। तो ये समय था 1911 से 1921 का, क्या कहलाया था, ये ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाया था। ठीक है बेटा, आगे देखिए अब सेकंड आता है। सेकंड अवस्था में 1921 से 1951 का जो समय था, 1921 से 51 का जो समय था इसे स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, मतलब मृत्यु दर क्या थी, नीचे चली गई थी और जन्म दर में थोड़ा सा सुधार आया था। और धीरे धीरे देश के अंदर क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर भी क्या है सुधार हुआ था। और इसका क्या परिणाम निकला कि इस समय के अंदर क्या है, लोगों के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ था, जन्म दर उच्च हुआ था, मृत्यु दर थोड़ा सा निम्न चला गया था। अब नेक्स्ट थर्ड जो अवस्था आती है बेटा उसके अंदर देखिए 1951 से 81 का जो समय आता है उसको क्या है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। एक तो देखिए बेटा ऋणात्मक कब का था, 1911 से 1921, और एक आता है जनसंख्या विस्फोट। तो ये कब का समय था, 1951 से 81 का जो समय था विस्फोट के रूप में माना जाता है। इस समय में क्या होगा, देश के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गए थे, मृत्यु दर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जन्म दर बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी और जो जन्म दर थी वो 2.2% तेज़ी से बढ़ रही थी। और इसके स्वतंत्रता के बाद क्या है, यही एक ऐसा समय था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। क्योंकि हाँ इस समय क्या है, जो स्त्री शिक्षा थी उसके ऊपर भी जोर दिया गया था। पहले क्या होता था बेटा, कम समय के अंदर बाल विवाह कर दिया जाता था, बच्चों की छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। तो इसकी वजह इसका भी क्या है, इसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट आता था। लेकिन इस समय के अंदर क्या है, स्त्री शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाने लगा, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाने लगा। उनकी 18 साल के बाद जो नियम बनाया था वो भी इसी समय में बन गया था, 18 साल के बाद ही लड़की की शादी करनी है। तो इसकी वजह से क्या है, जो ये वाला जो पीरियड था, जो ये समय था वो क्या है, जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। कौन सा, 1951 से 1981 के बीच का जो समय था। और फोर्थ अवस्था में देखिए बेटा, फोर्थ अवस्था क्या है, 1981 के बाद से लेकर अब तक की जो वर्तमान तक की जो है उससे क्या है, वो उसमें क्या है, मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन धीरे धीरे क्या मंद गति से बढ़ रही है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन नॉर्मल जो गति होती है उसकी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी अब इस समय भी क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हो गई हैं, नई नई वैज्ञानिक साइंस ने क्या है बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। तो इसकी वजह से क्या है,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया है, बहुत परिवर्तन आया है। तो देखिए जो बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि 2025 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी। लेकिन बेटा 2025 तो अभी आया भी नहीं है, अभी 2021 चल रहा है और अभी कितनी है 139 करोड़ तो अभी हो गई है। 2025 तक वो सोच लो आप लोग कहाँ जाएगी जनसंख्या, शायद हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसके पीछे सारा क्या है बेटा, कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, बहुत सारी कमियां आ रही हैं हमारे देश के अंदर। यही रीज़न है बेटा, हमारा जो भारत है वो अब तक क्या है, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आया है, वो अब तक भी क्या है विकासशील देश में ही आता है। तो ये था बेटा जनसंख्या की जो इस अलग अलग अवस्थाएं बताई गई थी। अब देखिए जो जनसंख्या वृद्धि है इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं बताई गई, मतलब हर क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो 1991 से 2001 के जो दौरान भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उसमें जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी उसको स्पष्ट रूप से दिखाता है। जैसे अब इसमें अलग अलग स्टेट दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी, गोवा, इनमें क्या निम्न वृद्धि दर पाई गई है। लेकिन इसमें जो केरल है वो उसमें न केवल इस वर्ग के राज्यों बल्कि पूरे देश में सबसे निम्न वृद्धि दर, मतलब केरल के अंदर क्या सबसे ही कम वृद्धि दर हुई है। इसके अलावा उत्तर देश के उत्तर पश्चिमी और उत्तर और उत्तरी मध्य जो एरियाज़ है वहाँ पर क्या है बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। इन एरियाज़ के अंदर क्या, क्योंकि ये क्या है सारे बेटा उत्तरी मैदान में आते हैं, यहाँ पर क्या सारा क्या है उपजाऊ एरिया है, यहाँ पर बहुत अधिक कृषि की जाती, जितनी भी मोस्टली जो खेती होती है वो इसी एरिया के अंदर होती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर क्या है इन एरियाज़ के अंदर क्या बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। इनके अंदर क्या है जो वृद्धि दर कितनी रही है 20 से 25% तक इनके अंदर वृद्धि दर बढ़ी है, मतलब हुई है। और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो मतलब 2001 से 11 के दौरान जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी तुलना में जो वृद्धि हुई है वो थोड़ी सी धीमी हुई है, मतलब कम हुई है। और 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं इसमें देखिए बेटा 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, मतलब जिनमें सबसे अधिक तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है उसमें कौन कौन से आते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनके अंदर क्या है 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है बहुत ही तेज़ी से हुई है। और कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पर बहुत ही कम हुई है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम और महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो होती है वो जनसंख्या, मतलब यहाँ तो क्या है महाराष्ट्र में क्या मुंबई की वजह से क्या जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये अलग अलग एरियाज़ के बेटा अलग अलग डाटाज ये 2011 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं कि किस वजह से। और इसके अलावा वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, इसमें जो किशोरों की जो मतलब जो यंगर्स हैं उनकी वृद्धि तेज़ी से हुई है। और जो यंगर्स क्या है वो हमारे देश के लिए इसलिए फ्रूटफुल हैं क्योंकि ये क्या है आगे जाकर हमारे देश का निर्माण करेंगे। और नए नए जितने भी साइंस ने जितनी भी उन्नति कर ली है उन सभी चीज़ों की वजह से क्या है देश के अंदर जो जन्म दर है उसके अंदर बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा देखिए बेटा राष्ट्रीय युवा नीति जिसे NYP कहा जाता है, NYP मतलब होता है नेशनल यूथ प्रोग्राम, वो नीति या इसे पॉलिसी कहा गया है, तो जो 2014 के अंदर आई थी। तो इसमें क्या बताया गया था, इसके अंदर भारत के युवाओं के लिए एक समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखा गया था। देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्रदान करना। तो जो राष्ट्रीय युवा नीति जो 2014 में आई थी उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग 15 से लेकर 29 तक का जो आयु वर्ग है उसे किसका क्या माना गया, उसे युवा वर्ग माना गया, जो सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए फ्रूटफुल होते हैं क्योंकि यही हमारे देश के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करते हैं, बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। जितने जो युवा वर्ग है वो इसके अंदर परिवर्तन करता है। तो ये बेटा 3 टॉपिक्स हमने इस वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जनसंख्या संगठन। तो हम इस लास्ट टॉपिक को लास्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस करना। ओके, थैंक यू बेटा।